जुड़े हुए हैं। संयोग से जो दो यहाँ दो प्रमुख वो तो मेरे विद्यार्थी हैं, खुद चंद्र से मेरे विद्यार्थी हैं, और ये बैठी हुई हैं सरोज, ये भी मेरी छात्रा रही हैं। मुकेश भी छात्र ही समझिए, बेटे के तरह हमारा। तो ज़्यादातर ये छात्र हैं सब बैठे हुए हैं हमारे, तो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जिन लोगों ने यहाँ वक्तव्य दिए, अपनी बात रखी, अब मेरा विवेचन विश्लेषण किया, शायद कुछ पता नहीं क्या बढ़ चढ़ कर भी कर दिया हुआ, लेकिन बहरा उनका भी आभार मैं। और सबसे ज़्यादा तो ये जो लोग बैठे सुन रहे हैं, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं, साइलेंट को अनुरोध कीजिए कुछ पूछना चाहें तो और ये बिल्कुल अगर सबसे बड़ा तो उनका है कि वरना तो उठ के चले जाते लोग, ऐसा होता है कि उठ के चले जाते हैं। और यहाँ तो वो भी नहीं है, कुछ खाने पीने को मिलेगा है वो व्यवस्था और अब क्योंकि तो ये तो सबसे बड़ी पहली बात हुई है। दूसरी बात ये कि जैसा कि कह रहे थे शुरू में ही कि क्या महसूस करते हैं, 75 वर्ष के हुए, अब क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या महसूस करता हूँ, ये मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या मुझे तो लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। कभी कभी सोचता हूँ मैं क्या किया, मुझे लगता है क्या किया मैंने, कुछ नहीं। हाथ छीलते रहे, क्या किया, कुछ ये लिख दिया, कुछ वो लिख दिया, कुछ वो लिख दिया। तो मुझे लगता है कि भाई जैसे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी भी एक खालीपन है, रिक्तता है, जैसे जैसे कि कुछ नहीं किया। की पंक्तियाँ ना, जीवन क्या है, तो क्या जिया यार। तो सवाल ये हमने क्या दिया, हो सकता है कुछ दिया हो, किसी को लग रहा हो कि हाँ भाई इन्होंने कुछ दिया, तो लग रहा होगा तो ठीक है लगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं बहुत हानिकारक व्यक्ति हूँ। तो अगर कोई मैं हमेशा जैसे अब देखिए, मैं तो प्रकृति में रहने वाला, प्रकृति में जीने वाला प्राकृतिक प्राणी मूलतः हूँ। तो मैं एक प्रसंग का जिक्र कर रहा हूँ, जरा बताइए यहाँ सबको। जब आपने आधा फूल आधा शव कहानी लिखी और छप गई, और केदारनाथ जी को ये बात पता चली, उस प्रसंग को बताइए कि उन्होंने क्या फील किया और क्या प्रतिक्रिया थी। भाई अब केदार जी ने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि कोई कहानी मतलब लिख दी जाएगी। वो बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह शिमला में रहे बहुत अर्से तक, वहीं से रिटायर हुए शिमला विश्वविद्यालय।
ज़्यादा हिमाचल विश्वविद्यालय। तो फिर वहाँ से रिटायरमेंट के बाद वो बनारस आ गए। तो उनके पढ़ाए हुए शिष्य हैं जो अब तो रिटायर हैं, अभी मैं पिछले साल गया था तो मेरे थे कुमार कृष्ण। तो कुमार कृष्ण जी जब वहाँ थे, शायद उस समय वो अध्यक्ष थे या उस समय की बात, तब बच्चन सिंह जी भी थे। तो बच्चन सिंह यहाँ दिल्ली आए। तो जब डॉक्टर बच्चन सिंह आते थे दिल्ली तो केदार जी के यहाँ ठहरते थे। JNU में केदार जी रहते थे और नामवर जी भी वहीं रहते थे। केदार जी के घर में ठहरते थे। नामवर जी क्या तो ठहरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, कोई ठहर ही नहीं सकता था। उनके बच्चे तक नहीं ठहर सके तो कौन को ठहरेगा। वो तो अकेले रहना पसंद करते। तो केदार जी क्या ठहरे हुए थे, तो वो कुमार कृष्ण जी को सूचना मिली तो वो टेलीफोन, टिन्नू का टेलीफोन तो था ही उस जमाने में, ये मोबाइल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ, तो वो पता चला तो उन्होंने कहा कि आप उनके गुरु हैं बच्चन से, कहा कि केदार जी से कहा कि उनको लेकर आ जाइए शिमला। शिमला आ जाइए। तो अब उसमें केदार जी ने कहा या होगा या बच्चन से, ये मुझे नहीं पता किसने कहा उनसे, कुमार कृष्ण से, कि अब्दुल रसूला को बुलाओ। हाँ, हम आएंगे तो तीन आएंगे। ये बात अब पता नहीं किसने कही उनसे, क्योंकि मुझे तो सूचना अंतिम समय में थी, कल चलना है। हाँ, कल चलना है। अरे मैंने कहा कैसे चलेंगे? बोले सब चिंता छोड़ दीजिए, कल चलेंगे। आज आप वो फला जगह पर आ जाना, हम वेट करेंगे। अब बच्चन सिंह और केदारनाथ सिंह पता चला कृष्ण, तो कुमार कृष्ण ने कोई कार वो कर दी थी किराए। हम भी पहुँच गए। अब हम शिमला पहुँच गए। शिमला पहुँच गए। शिमला में दिन में कार्यक्रम हुआ हुआ। उसके बाद रात हो गई। रात में एक जगह बैठे, तो बच्चन सिंह, केदारनाथ सिंह, कुमार कृष्ण, मैं, तो हम तीनों तो एक साथ बैठे हुए थे। कुमार कृष्ण अपना शिष्यवत, हाँ। और उन दिनों हिमाचल प्रदेश में इस झीनी बिचौलिया पर MPhil का डिजर्टेशन लिखवा रहे थे कुमार कृष्ण एक लड़की से। कुमार कृष्ण अलग बैठे हुए हैं, हम तीनों एक जगह बैठे। अब तीनों बैठे हुए हैं तो तीनों में जाहिर है कि मैं तो कोई महान फान न हूँ, न था, न होऊंगा कभी। हाँ? लेकिन तीनों में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन? तो अब कुमार कृष्ण के लिए तो बच्चन सिंह उनके गुरु हैं, वही महत्वपूर्ण। लेकिन साहित्य की दुनिया में तो सबसे महत्वपूर्ण केदारनाथ सिंह, कवि केदारनाथ सिंह। हाँ, बच्चन सिंह तो कोई बहुत बड़े आलोचक भी कोई नहीं मानता था उनको। तो होता क्या है, इसी जगहों पर फिर वही बोलता है जो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बाकी सब श्रोता होते हैं। रामवर जी बैठे हो मान लीजिए, तो रामवर जी बोलेंगे, बाकी तो श्रोता ही होंगे। बीच में तो साहस ही नहीं करेगा कोई बोलने। तो वह केदार जी बोल रहे हैं। हाँ, और बीच में बच्चन सिंह कुछ, मैं तो चुप बैठा हूँ। तो अचानक एक सवाल किया गया केदारनाथ सिंह से। और ये सवाल जो है ये कुमार कृष्ण ने पूछा था। कुमार कृष्ण ने थोड़ा साहस करके एक प्रश्न पूछा, बीच में थोड़ी देर चुप हुए केदार जी, तो उन्होंने साहस किया कि अपने जीवन की कोई अविस्मरणीय घटना बताइए, अविस्मरणीय जीवन की। तो केदारनाथ सिंह ने कहा कि मैंने चुप हुए, थोड़ी देर सोचते रहे, तो उन्होंने कहा कि दो घटनाएं हैं जो अविस्मरणीय है। तो एक घटना जो थी वो
ये थी कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो कुछ कवियों को चाय पर बुलाया था। हाँ, वो कवियों को बहुत मानती थी। बच्चन जी गए थे उसमें, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय, और जो दिल्ली में थे बड़े बड़े, तो उसमें केदारनाथ, तो कहा कि बहुत सारे, तो चाहे वो सब हो के इंदिरा जी, बाद में इंदिरा जी ने सबसे कहा कि कविताएं सुनाइए, आप लोग कवि हैं तो कविताएं सुनाइए। तो कहा सब ने कविताएं सुनाई, मैंने कविता नहीं सुनाई, मैं चुप रहा बैठा। तो इंदिरा जी ने मुझसे टोका कि भैया आप भी तो कवि हैं, आप कविता सुनाइए। बाकी सब ने कविता सुनाई, आपने कविता नहीं सुनाई, तो आप भी सुनाइए। पिताजी ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं दरबार में कविता नहीं सुनाता। मैंने कहा कि मैं दरबार में कविता नहीं, मैं दरबारी कवि नहीं। अभी राष्ट्रपति के यहाँ भी कुछ लोग गए थे सुना, तो वो कहा कि मैं कविता नहीं सुनाता, और मुझे कविताएं अपनी याद भी नहीं रहती, मैं किताब से पढ़ के सुनाता हूँ, किताब लाया नहीं, तो मैंने कोई कविता नहीं सुनाई। तो काम, और इस पर इंदिरा गांधी का चेहरा तन गया। प्राइम मिनिस्टर है, उसके सामने इस तरह के जवाब। तो बहरहाल एक तो एक घटना, इसके बाद जो दूसरी घटना सुनाई वो है जिस पर वो कहानी है कि पटरौना देवरिया जिले का एक कस्बा। तो बीएचयू से एमए करने के बाद इनको जो नौकरी मिली वहीं पटरौना के डिग्री कॉलेज में, कुछ दिन तक अध्यापक रहे ये, फिर बाद में वो प्रिंसिपल शायद छुट्टी पे चले गए होंगे या जो भी थे, इसको प्रिंसिपल बना दिया गया। अब प्राइवेट कॉलेज था, मैनेजमेंट का कॉलेज, जिसको चाहे प्रिंसिपल बना दे, जिसको चाहे जाए बना दे, तो इनको प्रिंसिपल बना दिया गया, ये प्रिंसिपल हो गए। वहाँ से जेएनयू आए थे, डायरेक्ट जिले आए थे, तो ये प्रिंसिपल थे। तो उस समय की घटना उन्होंने सुनाई जो उस कहानी में है कि उस समय वहाँ एक कब्रिस्तान की जमीन को लेकर तो समुदायों में तनातनी कि उस कब्रिस्तान की जमीन पर कुछ हिंदुओं ने, जो शायद यादव थे, राय जी ने कहानी, हाँ वो बदल दिया सब नामों में, तो वो कब्जा करते चले जा रहे थे अपना। कोई जानवर बांधने लगे, भैंस बांधने लगी, फिर वहाँ मढ़ा बन गया, झोपड़ा बन गया, इस तरह से कब्रिस्तान। भाई पक्की अगर नहीं है, कच्ची कब्र तो दब जाता है, पता ही नहीं चलता। तो कब्जा करते करते जब बहुत आगे तक बढ़ गया तब पता चला यदि इस पहले बड़ा होता था, इतना छोटा हो गया, तो जो मुसलमान सब वहाँ नाराज हो गए, नाराज हुए, जाकर भीड़ में आ गए, वो सब अलग गुस्से में, ये अलग गुस्से में। तो दोनों मतलब अब हालत ये हो गई, गुस्सा बढ़ता 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 स्थिति ये आ गई कि पूरा माहौल सांप्रदायिक हो गया। पटरौना का पूरा पटरौना दो हिस्सों में बट गया, जैसे हिंदू को बदलना, और दंगा होने की नौबत आ गई कि दंगे हो जाएंगे। जो दंगे नहीं देखे हैं वो शायद इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने देखे ये झेले भी दंगे। हाँ, तो दंगा। अब जब ये हालत हुई तो वहाँ जो पुलिस थी, थाना था, वो हलचल मच गई। अगर दंगा हो गया तो क्या होगा, घर जलाए जाएंगे, मारे जाएंगे। तो पुलिस बहुत एक्टिव हो गई, थानेदार बहुत कड़क था, और उसने दोनों समुदाय के जो प्रतिष्ठित लोग, तथा कथित प्रतिष्ठित जो भी रहे होंगे, उनको बुलाया, आप लोग आइए। अब प्रतिष्ठित लोगों की भी कोई असंख्य रहे होंगे कोई, लेकिन उन प्रतिष्ठित लोगों के साथ भीड़ भी जमा हो गई थाने।
तो फिर पुलिस वालों से कहा गया कि भीड़ को तो बाहर रखो, ये वो कुछ लोग। अब उन कुछ लोगों ने इधर भी जाती है उधर भी जाती है। तब दरोगा ने कहा कि ऐसा है कि आप जो हिंदू लोग हैं, हिंदू पक्ष है, एक नाम दे बस, और जो मुसलमान पक्ष है एक नाम वो दे। जो ये दो नाम आएंगे, एक हिंदुओं की तरफ से एक मुसलमानों की तरफ से, वो दोनों और एक मैं दरोगा, हम तीन मिलकर फिर इस पर विचार करेंगे और फैसला लेंगे, और जो फैसला हम लेंगे उसको डिक्लेयर करेंगे, वो सबको मान्य होगा। ये ऑर्डर कर दिया और कहा कि कागज की पुर्जी पुलिस वालों को सादा पे कागज दे दिया, एक बस एक नाम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना। तो हिंदुओं की तरफ से सबसे पहले वो पुर्जी पहुंची, पुर्जी जो है रख ली गई, रख लिया था। मुसलमानों की तरफ से थोड़ी देर में पहुंची थी, खुसर हो रहा, लेकिन फिर पहुंच गई। दरोगा कहा जल्दी कीजिए, फिर वो पहुंच गई। तो दरोगा ने देखा तो पहले तो दरोगा ही भौचक हो गया, दरोगा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही हो क्या गया, हो क्या गया, और अब क्या होगा, क्योंकि दोनों ही पुर्जियों पर केदार जी का ही नाम लिखा हुआ था। हिंदुओं की तरफ जो आई थी उस पर भी केदारनाथ सिंह लिखा हुआ था, प्रधानाचार्य, और मुसलमानों की तरफ जो पर्ची आई थी उस पर भी केदारनाथ सिंह और प्रिंसिपल वहाँ के लिखा, ये दोनों पर्ची। तो दरोगा ने वो दोनों पर्ची दिखाया है, कहा साहब एक ही नाम आया है दोनों, इसलिए अब फैसला तीन नहीं करेंगे, दो करेंगे, एक ये और एक मैं, है बस। और केदार जी तो वहां दूर से कहीं पीछे है ना बैठे हुए, उनको तो लोग पकड़ कर लाए थे, वो जा नहीं रहे थे पहले से, हिंदू पकड़ कर ले गए थे, लेकिन वो सक पकाए पीछे उनको तो लेकिन कहा जब ये सुना तब केदार जी एकदम कहा कि घबरा गए। केदार जी ने कहा कि मुझे पहली बार रोना आ गया, ये तक कहा है ना मुझे वहां। तो बहरहाल खैर के वो फिर दंगा फसाद नहीं हुआ। केदार जी को बुलाया और केदार जी कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा साहब, अब आपको जो फैसला करना है कीजिए, दरोगा है आप। दरोगा ने कहा आप लोग अपने घर जाइए और चैन से रहिए जैसे रहते थे हमेशा, और कल से कोई बुरी खबर न सुनने को मिले। बस डांट के भगा दिया, फैसला खत्म और सारी समस्या का समाधान खत्म। हाँ, अब ये घटना सुना दी, ये घटना। अब इंदिरा गांधी की घटना तो मेरे लिए कहानी नहीं थी, उसमें कहानी क्या बनाता हूँ, उसमें कहानी बनी नहीं सकती थी, ये कहानी थी, ये कहानी थी। कब्रिस्तान में पंचायत भी उनका संग्रह है कविता भी। हाँ शायद वहीं से पहले आपने लिखी, बाद में केदार जी ने लिखी। हाँ, ये मैंने सुना कि बाद में उन्होंने अपने उस को कहीं लिखा भी है, ये मैंने बाद में। लेकिन उस समय ये क्या हुआ कि अब वो ये सब हो गया, इसके बाद तो फिर वहाँ फिर खाना खाया हुआ गया, फिर सो हो गए, फिर अब वो बात वहीं आई गई खत्म। अब वो लौट आए हम लोग दिल्ली, अब दिल्ली लौट आए तो अब ये सब तो बच्चन से उधर चले गए बनारस, केदार जी अपना यहाँ। अब ये सब तो चैन की नींद अपना सो रहे हैं, लेकिन मैं बेचैन। तो मैं तो परेशान रहा। फिर मैंने कहानी लिखी और शीर्षक उन्हीं की कविता से दिया है मैंने, बनारस नाम की जो उनकी कविता है, ये शहर है ना आधा
जल में है, आधा मंत्र में, उसमें ये पंक्तियाँ आती हैं, आधा फूल में है, आधा शव। तो अब ये लिखी और कैरेक्टर केदारनाथ सिंह को नामवर जी बाबू साहब कहते थे। तो मेरा जो कहानी का कैरेक्टर है वो बाबू साहब, जिसने केदार जी को जो जानता है वो समझ जाता है। बहुत से लोग तो आज तक नहीं समझ पाए कि केदार जी पर कहानी है। और मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा है कि कैसे हिंदी का विद्यार्थी अगर न समझे या हिंदी का अध्यापक न समझे कि केदार जी उसके कैरेक्टर है, तो भैया लानत है ऐसी साहित्य पढ़ाने को। या तो हमारे पढ़ाने में कमी है या पता नहीं क्या है। कई बार किस्सा सुनाए हम। हाँ, तो अब सोचिए कि तुम्हारा जब ये कहानी लिखी मैंने, तो ये कहानी लिखने के बाद वो जैसा कि इन्होंने कहा कि वो मेरा तो लिखा जो है मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता। लिखा है ईसा पढ़े मूसा वाला हाल है मेरा। ईसा अलैहिस्सलाम लिखते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। तो काट पीट बहुत करते हैं। तो राजेंद्र यादव को दी मैंने, राजेंद्र यादव ने छाप दिया उसको। अब छप गई कहानी, अब छप गई कहानी। अब किसी विद्यार्थी ने जाकर उनको बताया होगा जिन अब्दुल रसूलुल्लाह ने आपको बताई। अच्छा, अब किसी से भी कहा जाए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से किसी से भी कहा जाए कि अब्दुल रसूलुल्लाह ने आपको कहानी लिखी कहानी कविता तो अच्छी होती नहीं है। कविता पर तो शायद उतना नहीं बौखलाएगा, कहानी बड़ा बौखलाएगा, है डर जाएगा। हाँ, और खास तौर से यहाँ जो वक्ता है, अगर इन पर कहानी लिख दूँ है तब तो वो जरूर सोचेगा कि पता नहीं मैं क्या बोला हूँ बात को लेकर। बोलने वाला ज्यादा डर जाता है ना। केदार जी को हम बोल रहे थे, अब केदार जी पर कहानी लिख दी गई। अब ये सूचना मिलते ही केदार जी ने किन्नू का टेलीफोन घुमा दिया। हाँ, ओ मेरे बाप फोन आया शाम को, रात में भाई 8 बजे रात में फोन आया और कहा कि आवाज से ही लगा कि गुस्से में बोल रहा है। कहा मुझे सूचना मिली है कि तुमने मेरे ऊपर कहानी लिखी है। आज मैं गुस्से में, अभी आवाज से भाई समझ आ। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब लिखी तो है कहानी, लेकिन क्या लिखा है उसमें? मैंने कहा कि भी आपको शांत, कल आप पहले पत्रिका मंगा लीजिए, कहानी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर फोन कीजिए और फिर जो कहना हो, जो डांटना हो, जो गुस्सा उतारना हो कल उतारिए। अभी आपने पढ़ी है नहीं, सिर्फ सूचना मिली है आप। अब जो कहना हो कल कहिए। हाँ, फिर तो अभी स्मरणीय ही हो गई। अगले दिन फिर फोन आया केदार जी। अगले दिन फिर फोन आया, तो अगले दिन पढ़ने के बाद, अब कहानी पढ़ने के बाद फोन आया। तो फोन आया और वो कुछ नहीं बोल रहे। हेलो हेलो, क्या हुआ? चुप, क्या हुआ? ऐसा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसके बाद जो कहा, एक दो शब्द जो बोले कि क्या बोलूं, वो उसी तरह से बोले जैसे रो रहे हैं। रो रहे हैं, जैसे फिर से रो पड़े, जैसे उस दिन रो पड़े। पंचायत का हाँ हाँ, वहाँ पहुँच गए थे हाँ, वो फिर से रो पड़े। उसी जगह पहुंच गए। तो ये थी वो, ये प्रसंग था पूरा। हाँ, ये प्रसंग था। तो मैं अपने बारे में कह रहा था कि मैं अपने बारे में कभी कभी सोचता हूँ तो मैं बड़ा हानिकारक जीव हूँ। और ये
मैं लकड़ी लकड़ी की बात मैं बहुत करता हूँ। लकड़ी है ना, हाँ, बचपन में लकड़ियाँ बढ़िया बहुत काटी हैं हमने, जलाने के लिए ले आते थे जंगल से लकड़ियों। हाँ, तो अब फर्नीचर जो बनता है तो या तो सागौन की लकड़ी का बनेगा, शीशम का बनता है। हाँ, अब आजकल तो नई नई तरह की लकड़ियाँ आ रही हैं। मैं सोचता हूँ यार मैं किस तरह की लकड़ी हूँ। अगर मैं अपनी तुलना लकड़ी से करूँ तो मैं किस पेड़ की लकड़ी हूँ। तो मुझे जानते हैं एक ऐसा पेड़ जो पेड़ ही नहीं है एक तरह से, वो पेड़ और पौधे के बीच की चीज़ है। पेड़ भी बन जाता है कभी कभी। तेंदू का नाम सुना है? हाँ उस तेंदू के पत्ते से बीड़ी बीड़ी बनती है ना। तो तेंदू का जो पेड़ है बहुत मोटा होता है, वो पतला सा होता है। हाँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। अच्छा नहीं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य शायद नहीं पता होगा। जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि जाड़ों में वो आग तापने के लिए लकड़ी जलाते हैं लोग। हाँ? आप जरा तेंदू को लकड़ी जलाकर और कोई बैठ जाए आपके पास तो मैं जान भाई साहब वो ठीक से जलता ही नहीं, वो चिंगारियां फेंकता रहता है। मतलब आप किसी काम करें चिंगारी फेंका दो मतलब अगर आपने सिल्क का कपड़ा पहन रखा है जला देगा कपड़ा आपको है, आप आराम से बैठ नहीं सकते। उसके बाद वो जितनी देर तक जलेगा वो चिंगारी फेंकता रहेगा, है ना आप ऊपर खाना पका सकते ना ताप सकते आप। हाँ, आपको कोई वो आराम नहीं देने वाला। वो सिर्फ जो है तड़कता रहेगा। चटकता रहेगा अपने लिए करता होता है। वो चिंगारियां फेंकता है। मैंने कहा कि नहीं, ये रुका ठीक नहीं आपका। अरे भाई तो और वो भाई चिंगारी शब्द अगर थोड़ा अच्छा न लग रहा हो, जयशंकर प्रसाद के यहाँ से ले आइए स्फुलिंग। ये सब स्फुलिंग है मेरी ज्वालामयी जलन की, शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। तो वो तो चले गए महामिलन में, हम कहाँ जाए? तो मिलन ही नहीं हुआ तो महामिलन कहाँ था? प्रेम जी तो क्या नहीं वो टाइम हो गया। चाय ठंडी हो रही है। तो वहीं पे जा रहे हैं। अब माइक की जरूरत है। मैं मुकेश जी को बताता हूँ कि